बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बात को समझो में हम कोशिश करते हैं कुछ जटिल, कुछ चर्चा में रहे मुद्दे जो चर्चा में चल रहे हैं उनको आसान लफ्ज़ों में समझें। कोशिश करें जानने की कि ये चर्चा क्यों हो रही है, ये मुद्दा फिज़ाओं में इतना ज़्यादा क्यों तैर रहा है। आज उस मुद्दे की बात जो 2019 से लेकर अभी तक लगातार चर्चा में है और अब एक मुकम्मल कानून बन जाने के बाद तो इसकी चर्चा और ज़ोरों से हो रही है। जी हाँ, आज समझने की कोशिश करेंगे CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून क्या है, इसको लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है, इस कानून से किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है। नागरिकता संशोधन कानून दरअसल यानी CAA, आजकल उसका लोकप्रिय नाम CAA है। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, 2019 में ये कानून के रूप में लाया गया, लेकिन इसको नोटिफाई अभी 2024 में जाकर किया गया और इसीलिए ये भी बात हो रही है कि 52 महीनों तक आखिर ये कानून सब तरीके से राष्ट्रपति तक की मुहर लग जाने के बाद भी क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया था। इसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। इसका ज़्यादा मुखर विरोध इसलिए हो रहा है कि इस कानून के दायरे में मुस्लिम नहीं है। इसमें 3 देश के 6 अलग अलग धर्मों के लोगों को जो भारत में आ चुके हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक, उनको देश की नागरिकता देने का दरअसल पूरा मामला है। सवाल ये उठ रहा है कि इसमें जो विभाजन किया गया धर्मों का, उसमें अगर मुस्लिमों को अलग रखा गया है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और उनके साथ भेदभाव किया गया है। क्या सचमुच ऐसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा अगर लगातार सरकार की तरफ से, खुद गृह मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है तो इस कानून को अगर आप ठीक से समझेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे तो बात समझ में आएगी कि ये नागरिकता देने के लिए है। किसी भी देश के नागरिकता देने के अलग अलग कानून हो सकते हैं। भारत भी अपने यहाँ जन्मे व्यक्ति जो हैं वो तो नागरिक बन ही जाते हैं, लेकिन केवल तुरंत यहाँ पर अगर आप रहने लगे हैं तो जैसे कुछ देशों में 3 साल 5 साल के बाद आप नागरिक बन सकते हैं वहाँ की प्रक्रिया पूरी करके, वैसा भारत में नहीं है। भारत में इसको लेकर कानून कुछ कठोर हैं। 14 साल का पूरा आपको यहाँ रहना होता है, उसमें से भी 11 साल लगातार आपका यहाँ निवास पूरा होना चाहिए। इस तरह के कड़े जो नियम है उनका पालन करके ही किसी विदेशी व्यक्ति को जो इस धरती का नहीं है, यहाँ का नागरिक मूलतः नहीं है, उसको नागरिकता मिल पाती है। फिर ऐसे में इसको नागरिकता संशोधन कानून क्यों कहा जा रहा है और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इतनी राजनीति, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल इसके लागू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में इसे लागू नहीं करने की बात भी कही है। यहाँ पर यह बता देना ज़रूरी है कि राज्यों के स्तर पर इसको इस तरीके से रोका नहीं जाएगा, ऐसे प्रावधान इस कानून में, क्योंकि नागरिकता जो है वो केवल राज्य का विषय नहीं है। राज्य के माध्यम से नागरिकता नहीं दी जाएगी, केंद्र के माध्यम से दी जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने इसको लेकर इसी तरह की बातें भी कही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि CAA के कारण कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है, जैसा कि हम शुरुआत में बता रहे थे आपको। CAA लागू होने के बाद दोनों ओर से हो रही सियासत के बीच इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये CAA है क्या, इससे किसे और कैसे नागरिकता मिलेगी, इसका विरोध क्यों हो रहा है, साल में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दरअसल मिलती है। इन सवालों का जवाब बात को समझते हुए प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। CAA का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं का क्या आरोप है। CAA का विरोध करते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। इसके लिए तमाम विपक्षी नेता संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला भी दे रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि हम CAA के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इसमें सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्र सरकार को यह कानून लागू करने में 4 साल और 3 महीने ने जो बार बार बात हो रही है 51 महीने की, वो क्यों लग गए। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने CAA लागू किया है क्योंकि आम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि केंद्र सरकार विधेयक पारित होने के 51 महीने बाद तक खामोश क्यों थी। सिद्धरामैया ने कहा कि वे धर्म के आधार पर नागरिकता देने का पुरजोर विरोध करते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रमज़ान महीने की शुरुआत के ठीक पहले
नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके विरोध में कहा कि हम अपने ही लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे में इन देशों से आने वाले बेरोजगार लोगों को भारत में नागरिकता देने से देश की समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसी तरह AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोगों को CAA को अलग से नहीं देखना चाहिए, यह केंद्र सरकार द्वारा NRC और NPR को लागू करने की एक पहल है। हालांकि सारा बवाल जो शाहीन बाग वाला पूरा मामला हुआ था वो भी इसलिए हुआ था कि CAA और NRC को जोड़कर देखा जा रहा था। फिलहाल केवल CAA की बात हुई है और उसी को लेकर अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन ये बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। यह सभी चीज़ें लागू होने से मुसलमानों, दलित जनजातियों और गरीब लोगों को नुकसान होगा। केंद्र सरकार धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष के ये सारे जो आरोप हम लगातार आपको बता रहे थे, इस पर सरकार का रुख क्या है। संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आरोपों पर अमित शाह ने संसद में बताया था कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जितने भी शरणार्थी भारत आए उन्हें देश ने अपनाया। इसी श्रेणी में डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, इतने बड़े बड़े नेता भी आते हैं जो देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर पहुंचे। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए 1959 में दंडकारण्य परियोजना आई। बांग्लादेश बनने के बाद 1971 तक आए सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई। इसके बाद भी कई मौक़ों पर अन्य लोगों को नागरिकता दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ओवैसी, खरगे और राहुल गांधी सब झूठ बोल रहे हैं। उनको ये कहना कि इससे अल्पसंख्यकों की नागरिकता चली जाएगी, यह गलत है। अमित शाह ये आश्वासन भी देते हैं कि इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर उत्पीड़ित लोगों को भारत आने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने CAA का हमेशा विरोध किया। क्या यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है CAA का? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI ने CAA लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। याचिका में तर्क दिया गया कि अप्रवासियों के धर्म के आधार पर नागरिकता देना धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा मूल सिद्धांत है देश के संविधान का, उसके विरुद्ध है। यह संविधान की मूल संरचना के में जो स्थापित किया गया है उसके ही खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने CAA को असंवैधानिक करार दिया है और कहा कि धर्म के आधार पर इस तरह का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, याचिका में इसे भेदभावपूर्ण, मनमाना, अनुचित और तर्कहीन तक कहा गया है। तो फिर अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो हम इस सवाल का जवाब बात को समझने के लिए लेने की कोशिश करते हैं कि यह कानून आखिर है किसके लिए और इसमें है क्या। नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA दरअसल 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए यानी 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ से आए हुए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक मतलब उन देशों में, अगर वहाँ पर मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं तो हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, ये लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लागू होने से इन तीनों ही देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई यानी कुल मिलाकर 6 धर्म, इनसे संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। कानून कहता है कि इन देशों के ऐसे अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए वो भारत की नागरिकता पाने के पात्र होंगे। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको नागरिकता मिलेगी कैसे। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 51 महीने बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को जब CAA का लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी तो इसके बाद 29 दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है जिनके जरिए नागरिकता लेने के पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। जहां 29 दस्तावेजों की ऐसी सूची है इस अधिसूचना के साथ जिनके माध्यम से ऐसे लोग जो खुद को इसके लिए पात्र मानते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी किस देश से आए हैं और भारत में आने की तारीख का प्रमाण देने के लिए किन दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकता है। सरकार ने 29 दस्तावेजी प्रमाणों में जो भी उपलब्ध हैं उसके आधार पर नागरिकता का ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
इसका पोर्टल भी शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिकता का आवेदन करते समय 9 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जो उपलब्ध हो उसे जमा किया जा सकता है और इसके अलावा भारत में आने की तारीख साबित करने के लिए 20 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज का सहारा लिया जा सकता है। मतलब जो कुल 29 दस्तावेज हैं उनका भी अलग अलग वर्गीकरण है। 9 दस्तावेज जो हैं वो कंट्री ऑफ ओरिजिन साबित करने के लिए हैं और 20 दस्तावेजों की जो सूची है वो भारत में आने की तारीख के लिए है। और इनमें से जो भी दस्तावेज उपलब्ध हों, उधर 9 और इधर 20, इन पूरे ही 29 दस्तावेजों में से दोनों ही वर्गों में जो दस्तावेज उपलब्ध हों उनके साथ पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने इसके साथ ही जो वेब पोर्टल जारी किया है उसमें पात्र लोग भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पात्र लोगों के लिए जो पोर्टल जारी किया है वो हम इस वीडियो के साथ उसका पता, उसका URL आपको दिखा रहे हैं। इस पोर्टल के ज़रिए, इसका पता इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन है, इसके ज़रिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत जल्द ही गृह मंत्रालय के मुताबिक एक मोबाइल ऐप CAA 2019 यानी CAA 2019 को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके ज़रिए भी आवेदन किए जा सकेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस कानून से क्या बदल जाएगा। 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी थी कि इन 3 देशों के हजारों प्रताड़ित शरणार्थी वर्षों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वोट देने, शादी, सरकारी नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर खरीदने जैसे मूलभूत अधिकार भी नहीं हैं। इस कानून के लागू होने के बाद इस तरह के लोग भारत की नागरिकता ले सकेंगे और इन शरणार्थियों को उनका पूरा अधिकार मिल सकेगा। ये भी महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रालय ने और खुद अमित शाह जी ने ये स्पष्ट किया है कि ये कानून मिलने के बाद एक बार अगर वो स्वीकृति हो गई उनकी भारतीय नागरिक के रूप में, तो उनमें और अन्य आम भारतीय नागरिकों में कोई अंतर नहीं होगा। ये कहीं से तय नहीं होगा कि ये व्यक्ति CAA के ज़रिए नागरिक बना है और ये व्यक्ति पहले से भारत का नागरिक है, उसके बाद सभी समान रूप से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो इस देश में रह रहे हैं और जिनको ये लाभ मिलेगा, क्या उसका भी कोई आंकड़ा है? यह जब हमने समझने की कोशिश की, हमें पता लगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि नए कानून से 31,313 लोगों को लाभ मिलेगा। इस समिति को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने बताया था कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले 31,313 लोग इसके पात्र बनेंगे। इन लोगों को अपने संबंधित देशों में धार्मिक उत्पीड़न के दावे के आधार पर दीर्घकालिक वीज़ा दिया गया है और वे भारतीय नागरिकता चाहते हैं, इसलिए ये व्यक्ति तत्काल लाभार्थी होंगे। IB के मुताबिक इस श्रेणी के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अन्य लोगों को यह साबित करना होगा कि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। यदि उन्होंने भारत आने के समय ऐसा घोषित नहीं किया होता तो अब उनके लिए ऐसा दावा करना कठिन होता। निर्णय लेने से पहले भविष्य के किसी भी दावे की जांच की जाएगी और जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ भी शामिल है, उसकी मदद से इन दावों की पुष्टि करने का प्रयत्न किया जाएगा। जब इस समिति ने IB से पूछा कि क्या केवल 31,313 व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, जवाब में IB के निदेशक ने कहा था कि हाँ, क्योंकि उन्होंने दावा किया है, उन्होंने आवेदन किया है। ऐसे कई अन्य लोग होंगे जो आए होंगे और उन्होंने पहले ही विभिन्न तरीकों से या तो नागरिकता ले ली होगी या उन्होंने कोई दूसरा ऐसा रास्ता अपनाया जिससे वो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाए हैं। उन्होंने पासपोर्ट, राशन कार्ड हो सकता है मिल गया हो। कई शरणार्थी ऐसे हैं भारत में आए हैं और कहीं किसी तरीके से वोटर कार्ड या राशन कार्ड उन्होंने जुगाड़ लिया है, तो ये प्रमाणित करना मुश्किल होगा कि वो कैसे आए और कैसे इस तरीके से भारत के नागरिक बन गए। अन्य सभी दस्तावेज उन्होंने प्राप्त कर लिए होंगे और वो पहले ही मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा चुके होंगे, इसलिए वे पहले से ही इस देश के नागरिक हैं। यह जांचने के लिए न्यायाधिकरण पहले से ही मौजूद है कि क्या उनमें से किसी ने इस फर्जीवाड़े से नागरिकता ली है, क्या उन्होंने जो कुछ भी व्यवस्था की वो गैर कानूनी थी। यह कानून उन लोगों के लिए है जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्होंने दावा किया है कि उनके संबंधित देशों में उन पर अत्याचार किया गया है। तो ये जो समिति बनी थी 2016 में नागरिकता संशोधन कानून के लिए, उसने और IB ने जो कुछ भी आपस में उनके पत्र व्यवहार और संवाद हुए, सवाल जवाब, उससे बहुत सारी स्पष्टता इस कानून को लेकर मिल जाती है। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या CAA से पहले भी लोगों को नागरिकता मिल रही है और जिन लोगों के पास
सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो नागरिकता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो क्या नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है। जी हाँ, अगर पहले से उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली है, पहले से आवेदन कर लिया है और वो सजग थे इस बात के कि उनको शरणार्थी या भगोड़े के रूप में या किसी गैरकानूनी तरीके से भारत में नहीं रहना है, तो इसके लिए उन्हें कम से कम 14 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। इसी के तहत कई लोगों को देश की नागरिकता मिल भी चुकी है। मशहूर गायक अदनान सामी इसका चर्चित उदाहरण है। आंकड़ों की बात करें तो फरवरी 2022 में संसद में गृह मंत्रालय ने बताया था कि 2017 से 2021 के दौरान कुल 4,844 विदेशी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सीए की वजह से ही बाहर से आकर यहाँ रहने वाले लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो पहले से एक नेचुरलाइजेशन की और दूसरी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत नागरिकता दी जा रही है, और गृह मंत्रालय ने खुद संसद के पटल पर ये 4,844 का आंकड़ा रखा है। साल दर साल के आंकड़े को देखें तो 2017 में 817, 2018 में 628, 2019 में 987, 2020 में 639 और 2021 में 1,773 विदेशी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिली है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि भारत के लोग भी तो दूसरे देशों की नागरिकता लेते होंगे। दरअसल नागरिकता लेने वाले और छोड़ने वालों की तुलना करें तो भारत की नागरिकता त्यागने वालों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। जी हाँ, भारत के नागरिक बनने के लिए जहां एक तरफ इतना बड़ा बवाल हो रहा है, वहीं आंकड़ों की दृष्टि से आपको ये बात चौंका सकती है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2020 में अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने वालों की संख्या 85,256 थी। वहीं 2021 में ये संख्या 1,63,370 हो गई, 2022 में 2,25,620 हो गई और जून 2023 तक यह संख्या 87,026 थी। इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी संख्या में भारत की नागरिकता लोग ले रहे हैं, हमने देखा कि 5-6 साल के बड़े अंतराल में केवल 4,000 से कुछ ज़्यादा लोगों को नागरिकता भारत की मिली है, वहीं लाखों में भारत की नागरिकता लोगों ने छोड़ी भी है। जब नागरिकता मिलने का प्रावधान था तो लोगों को 40-40 साल से नागरिकता क्यों नहीं मिली? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सीए लाना ही क्यों पड़ा, और जब सामान्य प्रक्रिया थी 14 साल वाली तो 40 साल हो गए, उनको नागरिकता सामान्य प्रक्रिया के तहत मिल जानी चाहिए थी। दरअसल विधेयक पेश करते वक्त अमित शाह ने संसद को बताया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले शरणार्थियों के पास या तो दस्तावेज नहीं है, या दस्तावेज हैं भी तो अधूरे हैं, या वो उस समय सीमा को लांघ चुके हैं जब उनके वो दस्तावेज अप्रभावी, निष्प्रभावी हो चुके हैं। ऐसे सभी प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सीएए के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में प्रावधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना वीज़ा या पासपोर्ट, जो प्रवास के दस्तावेज होते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देश में प्रवेश करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। वहीं सीएए में प्रावधान है ऐसे प्रताड़ित नागरिक जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम 1920 और विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के दंडात्मक प्रावधानों से माफ़ कर दिया है, उनको नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। इन्हीं प्रताड़ित नागरिकों को न केवल नागरिकता मिलेगी, बल्कि जो सम्मान की ज़िंदगी जीने के वो हकदार थे वो भी उन्हें मिल पाएगा। एक सवाल ये भी उठता है कि जब राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे तब सरकार ने प्रताड़ित शरणार्थियों की एक लंबी अवधि के वीज़ा दिए थे, उसका क्या महत्व है? एक तरह से जिनको भारत में रहने की इजाज़त दे दी गई थी वो केवल एक लंबी अवधि का वीज़ा था, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब उन्हें नागरिकता देने के लिए सीए लाया गया है। इन लोगों को एक आवेदन से भारत की नागरिकता मिलेगी, जिसके नियम सरकार ने हाल ही में अधिसूचित कर दिए हैं। ये लोग जिस तारीख को भारत में आए हैं उसी तारीख से उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दरअसल प्रताड़ित शरणार्थियों के साथ दूसरी समस्या यह थी कि अब तक ये अवैध नागरिक के रूप में देश में रह रहे हैं। अगर अब नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है। कानून में दरअसल ये प्रावधान है कि ऐसे किसी भी अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवासी और नागरिकता के बारे में कोई भी कार्रवाई भी चल रही है या चल सकती है तो वो खत्म हो जाएगी। मतलब जिस डर से लोग आवेदन नहीं कर रहे थे उसको खत्म करने के लिए कानून लाया गया है। और जो हमारा कानून कहता था 1955 का कि अगर आप गलत तरीके से इस देश में प्रवेश कर गए हैं तो उसको अवैध माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी कार्रवाई चल भी रही है
और आप पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो वो कार्रवाई समाप्त की जाएगी, उसमें माफ़ कर दिया जाएगा। यदि ऐसी कोई कार्रवाई चल भी रही होगी तो भी शरणार्थी आवेदन के लिए पात्र माना गया है, और यदि ऐसे शरणार्थियों के पास शादी, नौकरी जैसी कोई सुविधा या अधिकार हैं तो उनकी सुरक्षा भी इसी कानून के तहत की जाएगी। अवैध तरीके से, जिसको कानून के तहत अवैध माना गया था, लेकिन वो अगर धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर यहाँ आ गए थे तो उनको नागरिकता देने का एक लंबित मामला था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, बल्कि शरणार्थियों द्वारा यहाँ घुसपैठ कर आ जाना और उनके द्वारा वोट बैंक बन जाना। अगर वोट बैंक बने इसका मतलब ही उनके पास वोटर कार्ड है, जिस तरह का आरोप लगातार बंगाल में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को लेकर होता है और ममता बनर्जी और केंद्र सरकार लगातार उसको लेकर आमने सामने भी होते हैं, वो गंभीर मसला है। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से तो 33,000 लोग ही ऐसे हैं जो फिलहाल आधिकारिक रूप से तत्काल इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन ये मुद्दा केंद्र सरकार के लिए ज़्यादा बड़ा इसलिए हो गया कि इसकी जो 3 देश और 6 धर्मों की श्रेणी बनी है उसमें मुसलमान नहीं हैं, और मुसलमानों को इससे बाहर रखने की वजह से इसको विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया है बड़ा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये सरकार की चाल है, वो आगे सब जाकर सीएए और एनआरसी को जोड़ देंगे। राजनीति अपनी जगह है, बड़ा सवाल ये है जिसको गृहमंत्री अमित शाह भी बहुत मुखरता से उठाते हैं, वो ये है कि जिन देशों से हम शरणार्थियों के आने और उनके नागरिकता देने की बात कर रहे हैं वो दरअसल धर्म के नाम पर ही वहाँ पर वो बने हैं। पाकिस्तान जो हमारा पूरा विभाजन हुआ और जो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो अब बांग्लादेश जो बन गया है, यहाँ पर धर्म के नाम पर ही ये सारा कुछ राष्ट्र बने और उनका कामकाज चल रहा है। वहाँ पर जो शरणार्थी हैं, हिंदू, पारसी, जैन या बौद्ध, उनके खिलाफ लगातार अत्याचार हुए हैं, और जहाँ 22 या 20% से ज़्यादा अल्पसंख्यक इन सब धर्मों के मिला के इन देशों में 1947 में आज़ादी के समय थे, वो अब महज 1% या उससे भी कम का आंकड़ा रह गया है। मतलब कितनी तेज़ी से अल्पसंख्यकों की संख्या, वहाँ के स्थानीय अल्पसंख्यकों की, जो हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, घटी है। उसको देखते हुए उन पर हुई प्रताड़ना और अत्याचार के मामले स्पष्ट हो सकते हैं, जितनी तेज़ी से वहाँ पर उनकी संख्या घटी है। और इसी सवाल को मुद्दा बनाया गया है सीए के कानून को लाते वक्त। तो हमने बात को समझने की कोशिश की कि यह नागरिकता संशोधन कानून जो है वो दरअसल है क्या। ये उन लोगों को नागरिक बनाएगा जो शरणार्थी के रूप में या किसी भी तरीके से यहाँ पर भारत में आ गए हैं, लेकिन इस डर से अब वो नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर रहे थे कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अवैध रूप से भारत में आने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात को समझने की ये कोशिश आपको कैसी लगी, टिप्पणी कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको साझा कीजिएगा और अपनी राय से हमें लगातार अवगत कराते रहिए। इसी तरह के मुद्दों पर बात को समझने और समझाने का सिलसिला जारी रखने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।